चाइना को ये पता है कि अमेरिका को 245% टैरिफ देने से अच्छा है इंडिया को 10% कम पर माल बेच दो। इंडिया वाले क्या करेंगे? इंडिया वाले अपनी दुकान बंद करके चाइनीज माल को बढ़िया से कंज्यूम करेंगे और अपनी ब्रांडिंग करके इसको अमेरिका को बेच देंगे। तो रीराउटिंग ये हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल सर, ये भी बहुत पहले से होती आ रही है वैसे। अरे भाई, रशिया ने जब हमारे साथ तेल का डील किया था तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया तेल के इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया था और ये बड़ा सरप्राइजिंग था। यूएस और यूरोप ने रशिया से तेल और गैस मंगवाने पर पाबंदी लगवाई। इंडिया ने तेल गैस अपने यहाँ मंगवा लिया, तेल मंगवा लिया और यहाँ से हम यूरोप के एक्सपोर्टर हो गए। तो आप देखेंगे कि हमने रीराउटिंग कर दी। चाइना उस रूट को बहुत अच्छे से जानता है कि इंडिया को सस्ता माल टिकाओ या अपना भी बंद कर देंगे और ये यहाँ से खरीद के वहाँ बेच देंगे। इंडिया ने मिडिल मैन की जर्नी बहुत अच्छे से फॉलो की है। कोरोना का टाइम अगर आपको याद हो तो कोरोना के टाइम पे इंडिया ने दवाओं के मामले में वर्ल्ड के अंदर बड़ी इमेज क्रिएट की थी कि हम बढ़िया दवाएं बना रहे हैं। दवा बनाने में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है जिसको एपीआई कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मतलब हमारी दवा के अंदर जो मसाले डल रहे हैं ना, जिनसे कोर में वो बनकर आ रहा है, तो उस एपीआई को बनाने में चाइना का बहुत बड़ा रोल है। वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है एपीआई का और हम दुनिया के अंदर जेनरिक दवाओं के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो हम मसाला मंगाते हैं चाइना से, यहाँ दवाओं को पैक करते हैं पैकेजेस में, बढ़िया प्राइसेस के साथ उन्हें बेच देते हैं। तो इंडिया चाइना से इस तरह से रीराउटिंग करके पहले से भी माल बेच रहा है। और जेनेरिक के अंदर अभी जब ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात की तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मैं फार्मा सेक्टर को फिलहाल के लिए बाहर रख रहा हूँ। इस बात को सुनते ही 2 दिन में फार्मा के शेयर बहुत तेज चल गए थे। फार्मा को क्यों छोड़ा उन्होंने? क्योंकि इंडिया जेनेरिक दवाएं बहुत सस्ती और दुनिया को बहुत आसानी से उपलब्ध कराता है। लेकिन फिर ट्रंप को याद दिलाया गया, ऐसा करके आप फिर से चाइना की ही हेल्प कर रहे हो। तो 2 दिन बाद ट्रंप फिर आते हैं और फिर एक लाइन बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, फार्मा पर मैं जल्दी ही सोचूंगा और बताऊंगा कि क्या करना है। फार्मा के शेयर धाड़ से नीचे आ गए। दैट मीन्स रीराउटिंग पाथ चाइना वालों को पता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के केस में भी आप देखो, कोरोना टाइम पर आप लोगों ने और हमने सब ने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ किए थे, चाहे फ़ोन्स हों चाहे लैपटॉप्स हों, भर भर के वो चाइनीज़ इंपोर्ट थे। लेकिन हमने क्या किया, उस चाइनीज़ इंपोर्टेड सामान से कुछ प्रोड्यूस करके अपने यहाँ काफ़ी सारे स्टार्टअप्स खड़े कर लिए, चाहे एड टेक में हो चाहे सर्विस सेक्टर में हो। जी, इंडिया में चाइनीज़ गुड्स से रिप्रोड्यूस करके जो वैल्यूज़ क्रिएट की जा रही हैं, इंडिया इसलिए उसका कभी विरोध नहीं करता। इंडिया कहता है ठीक है, इंपोर्ट बिल ज़्यादा है लेकिन हम अपनी वैल्यू बढ़िया बना रहे हैं। करेक्ट। और सर जैसे ये भी बात बहुत ज़्यादा आती है सोशल मीडिया पे, रील्स पे, कि चाइना अपने ऐप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, यूएस के नहीं करता, बहुत ज़्यादा उसमें मोनोपोली करी हुई है अपने उसमें। और इंडिया के लिए कहते हैं कि इंडिया बाहर के यूज़ कर रहा है, यूएस के भी कर रहा है, चाइनीज़ भी कर रहा है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए सिचुएशन में, थोड़ा बताओ आप। मैंने इस पे हाल ही में एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया था कि चाइना और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे। इवन चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ था और 1990 तक हम लोगों की जीडीपी ऑलमोस्ट सेम थी। आज लेकिन चाइना हमसे 5 गुना बड़ी जीडीपी है। तो चाइना ने जो काम किया आज वो इंडियन गवर्नमेंट करने का प्रयास कर रही है। जैसे मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में 3 सेक्टर होते हैं असल में। एक सेक्टर होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में है जिस चीज़ को आप हाथ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग है। सेकेंडरी में क्या होता है कि जैसे आपने एग्रीकल्चर से कोई चीज़ प्रोड्यूस की, अब उसी के अंदर जैसे चिप्स के लिए आपने आलू को फूड प्रोसेसिंग में डाल दिया, टमाटर को जैम में डाल दिया, सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर होता है कि आपने प्रोडक्ट तो बना दिया और फ़ोन करके पूछ रहे हो भाई साहब कैसा लगा। तो टर्शरी सेक्टर, जैसे आजकल जो अपन जिस सेक्टर में, दैट इज टर्शरी, हम प्रमोशन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का कि सर ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये लेना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्शरी सेक्टर सप्लाई को प्रभावित कर रहा है, प्रोडक्शन को जो होकर आया है उसको इंक्रीज कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है या सेल दे रहा है। तो इंडिया ने 1990 के बाद जब ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपनाया था, तो हमने एक बहुत ज़्यादा फोकस किया था इस बात पर कि हम सर्विस सेक्टर को बहुत बूम करेंगे। मतलब दुनिया वाले जिसको जो बनाना है बनाओ, हम अपने यहाँ के लोगों को बढ़िया हेल्प करना सिखाएंगे। और उसी हेल्प को आजकल अपन लोग बीपीओ बोलते हैं, कॉल सेंटर बोलते हैं और कंसल्टेंसी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर गुड़गांव, नोएडा के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं जो 1 by 1 के बेंच पे चल रहे हैं, 2 by 2 के बेंच पर चल रहे हैं, वो है क्या? हाँ सर, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बन के सब यूएस से बोल रहे हैं लेकिन बैठे गुड़गांव में। इसमें से स्कैम का भी वो हो गया। सब चीज़ें बाईपास। देखो हर चीज़ में जो भी है ना, मतलब जो नोबल बनाने वाला था, नोबल पुरस्कार जिसके नाम पर दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबल, उसने टीएनटी बनाया इसलिए था कि माइंस को फोड़ेंगे, लेकिन लोगों ने लोगों को फोड़ दिया, है ना। तो जो बीपीओ है उसका उपयोग होने लगा था कि भाई सर्विस सेक्टर को सपोर्ट करना है, लेकिन लोगों ने उसका उपयोग फर्जी कॉल में भी किया। एनीवे, तो चाइना ने क्या किया,
वो उस टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहा था और हम लोग सर्विस सेक्टर पे फोकस कर रहे थे। जब मोदी जी आए तो जब उन्होंने बोला ना मेक इन इंडिया पर जोर दो, तो ये मेक इन इंडिया था क्या असल में कि भाई यहाँ बनाओ, क्योंकि पता है कि जब तक बनाओगे नहीं तो बेचोगे क्या, अपना माल बिकना जरूरी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं आप सबसे पूछूं कि आपका अपना प्रोडक्ट का नाम क्या है और आपसे पूछूं क्या आप किसी और का प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, दोनों में जो फील है ना उसको लेके देखो। प्रोडक्ट प्रमोट करके भी पैसे कमाते हो और प्रोडक्ट अपना बना के भी पैसे कमाते हो, लेकिन लेटर ऑन ज़्यादा बड़ा कौन बन सकता है, अपना प्रोडक्ट बनाने वाला। और बोलो। बट सर एक इंस्टाग्राम वाला सवाल रह गया। हाँ इंस्टा, तो सर जैसे चाइनीज का तो इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करते वहाँ के लोग, पर इंस्टा पे चाइनीज कंटेंट आ रहा है, तो ये कैसे हो रहा है और यूएस रोक क्यों नहीं रहा इस एल्गोरिदम को? देखो यूएस को ना एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि दुनिया में उसे केवल यूएस में नहीं चलना है, उसे पूरे वर्ल्ड में चलना है। उसका बाजार पूरी दुनिया है। अगर दुनिया में एक बार भी ये मैसेज चला गया कि ये अपना प्रोडक्ट ही प्रमोट करते हैं तो कोई भी इनके प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा। आज अमेजॉन पे, अच्छा सोचो, आज आप यूट्यूब पर बैठकर यूट्यूब को ही गाली दे लो, वो कुछ नहीं करेगा। सर डीमोनेटाइज कर देगा। सर यूट्यूब को गाली देने पे नहीं करता। अच्छा यूएस को देने पे करता है। वो यूएस को भी मत बोलो, आप ऐसा बोलो कि उनकी पॉलिसीज हैं कि आप किसी तरह से मानवता को गाली ना दे रहे हैं। सर जैसे आपने परमवीर का नाम लिया था ना, तो उन्हीं की वीडियो थी जिसमें हम न्यूयॉर्क की डर्टी साइड को एक्सपोज कर रहे थे, तो वीडियो हो गई वो, और परमवीर के पूरे यूएस टूर की वीडियो उन्होंने डिमोनेटाइज कर दी थी। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। मेरा तो पाकिस्तान का हर दूसरा वीडियो डिमोनेटाइज होता है। पाकिस्तान का भी बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं ना देश में, तो वो लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट मार देते हैं। ठीक है, अमेरिका के केस में भी यही होता है। अमेरिका अपने एक रिपोर्ट को भी बहुत सीरियसली लेता है। अब सोचो कि आप कंटेंट क्रिएटर इंडिया के हैं, इंडिया के यहाँ से होकर के आप यूएस का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन एक इंडियन ऐसा भी है जो वहाँ की सिटीजनशिप ले चुका है, लेकिन उसके रिश्तेदार अगर ये वीडियो देखेंगे तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। वो वहां बैठ के आपके वीडियो को रिपोर्ट मार दे रहा है। अच्छा, और उनका एक रिपोर्ट भी जनाधार है। सही बात। अरे और यूएस से रिपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब कुछ जरूर ऑफेंसिव है। उनके एल्गोरिदम में ये टाइम थोड़ी कि वो ये देख रहे हैं कि इतने हजारों कंटेंट क्रिएटर्स में से कौन यूएस को गाली वो तो सर वीडियो भी डालते तो वहाँ पैसे भी ज्यादा ही मिलते हैं, हर चीज ज्यादा ही है उधर। उनके यहाँ ये होता है कि यूएस से कौन रिपोर्ट हुआ है, अरे यार फिर तो बड़ी बात है। यूएस वाले ऑफेंस फील कर गए तो बड़ी बात है। और वो कौन से भाई लोग हैं जो यहाँ से कभी डंकी रूट से कबूतर बन के गए थे, वहां पहुंचे, अब उनको अपने समाज में इज्जत चाहिए कि मैं तो न्यूयॉर्क के गलियों में ऐश करता हूं। उनके घर वाले ये वीडियो भेज रहे हैं, वो तो गंदगी है, तेरा बेटा क्या करता है, तो वो वहां बैठ कर रिपोर्ट कर, मैं तेरे को रिपोर्ट करता हूं। तो कहानी कुछ यूं है भाई। वैसे ये तो है, हर चीज हर जगह हो रही है, लेकिन बदनाम इंडिया को बहुत ज्यादा करा जाता है। जितनी डेमोक्रेसी होगी, जितना आपके पास बोलने की आज़ादी होगी, आप हर तरह का वक्तव्य रखने के लिए फ्री होंगे। इसलिए एजुकेशन को बहुत ज़्यादा आगे रखा जाता है। आप जितना एजुकेटेड होंगे, आप खुद से तय करेंगे कि मुझे ये कंटेंट डालना है, ये कंटेंट नहीं डालना है। जैसे मैंने अभी आपसे आते ही क्या कहा, जब पॉर्न का विषय शुरू हुआ तो ये मेरा एजुकेशन ही था, जो मैं आपसे ये कह रहा था कि क्या, कि देखो ये कंटेंट उठ तो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली आप अगर इस बात को समझें कि ये क्यों नहीं डालना चाहिए, ये किससे समझ में आएगा, आपके एजुकेशन से समझ में आएगा। करेक्ट, मतलब ओपनली वैसे इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करेगा, घर बैठ के सब कंज्यूम करेंगे, देखेंगे। एक मूवी आई थी बहुत अच्छी, उस पर मैंने बाकायदा खुद ने एक पॉडकास्ट किया, डॉक्टर्स को बुलाया, और OMG 2 थी अगर मैं सही हूँ, जिसमें एक बच्चे के ऊपर अक्षय कुमार ने सेक्स एजुकेशन पे वीडियो था। मैंने प्रॉमिस किया था अपने सेशन में कि मैं आपको इस पर्टिकुलर विषय के लिए डॉक्टर्स बुलाऊंगा, तो मैंने बाकायदा डॉक्टर्स बुलाए, 4 डॉक्टर्स बुलाए, और उन सब बातों पर खुल के बातचीत की। तो अगर आपका कंटेंट वाकई में एजुकेशन देना है तो ये बुरी बात नहीं है, आप लिटरेसी दे रहे हैं, लोगों के मिथ दूर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये किस मकसद से किया जा रहा है ये थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होता है कि कल को कोई ये मोटिवेट ना हो जाए कि हाँ भाई इसमें तो सब कुछ चलता है। सही बात है। सर जैसे अभी हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, इसको भी बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि हम मेक इन इंडिया बोल तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे खास, क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस तो है ही नहीं। अभी वो रिसेंट कंट्रोवर्सी भी हुई थी पीयूष गोयल वाली कि यार तुम क्या इंडिया में स्टार्टअप कर रहे हो, चीप लेबर में कन्वर्ट कर रहे हो लोगों को, उनको काम दे रहे हो और स्मॉल बिजनेसेस बंद करा रहे हो। और एस्ट्रोटॉक जैसे स्टार्टअप्स इंडिया में फेमस हो रहे हैं, वो डीप सीक बना रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है मेक इन इंडिया पे? इस पे ना मतलब बहुत वाइड टेक है, पक्ष और विपक्ष बताए बिना आप एक आंसर नहीं दे सकते। बीइंग ए टीचर
मैं एक आंसर नहीं दे सकता। बट आपका पर्सनल थॉट प्रोसेस क्या है? मेरा कोई पर्सनल नहीं है। डिसअपॉइंटेड हो मेक इन इंडिया जैसी मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना ज़्यादा इस प्रोसेस के अंदर हो चुका हूँ, बिकॉज बीइंग ए सिविल सर्वेंट हम लोगों की ये ट्रेनिंग होती है कि आपको इम्पार्शियल टू गवर्नमेंट होना है, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हुए सलाह देनी है कि ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता था। आप अगर सही मायने में आपने सिविल सर्वेंट होते हुए एथिक्स पढ़ा है तो आप सीखेंगे कि यार नहीं, आपको कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी बात मास को इस तरह प्रभावित ना कर दे कि सरकार के लिए वो चुनौती हो जाए। आप सोचें, मैं जिस समय कंटेंट क्रिएट करता था उस समय मेरे स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में एनडीए सरकार थी। मैं कंटेंट कैसे बनाऊं? लेकिन सक्सेसफुली कंटेंट बना, क्योंकि आपको सिविल सर्वेंट होने से एक बात पता चली कि आपको कंटेंट में क्या ध्यान रखना होता है। एनीवे, अब आता है सवाल आपका कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर या मेक इन इंडिया को लेकर के। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट देता हूँ। इंडिया ने 2029 का टारगेट लिया हुआ है कि हम 50,000 CR का एक्सपोर्ट करेंगे डिफेंस सेक्टर में। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2013-14 में हमारा कुल डिफेंस इटसेल्फ प्रोडक्शन 364 करोड़ का था। आज हम लोग 1,61,000 करोड़ का डिफेंस में प्रोडक्शन इंडिया में कर रहे हैं, 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज का डेटा दे रहा हूं मैं आपको। ये आज इंडिया 1.5 लाख करोड़ का माल डिफेंस में खुद बनाकर 23,000 करोड़ का माल एक्सपोर्ट कर रहा है। वर्ल्ड के टॉप 25 एक्सपोर्टर्स में शामिल हो चुका है। जहां हम नेट इंपोर्टर हुआ करते थे, अब हम एक्सपोर्ट में भी हाथ आजमा रहे हैं। क्या ये मेक इन इंडिया जैसे विजन के बिना संभव था? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।